हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम देखेंगे सॉरी डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। आर दे सेम? आई डोंट थिंक सो. इफ दे वुड बी सेम, they must be written in a single term, like language learning or acquisition, like that, or any one of them would have been used. But here we have written language learning and language acquisition, and both these terms are used differently. What are they? What do they have meaning with each other? What are they used for? We will see. लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है? तो लैंग्वेज लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो रूल्स बाउंडिंग होती है, जिसमें कुछ रूल्स दिए होते हैं लैंग्वेज यूज़ के, और उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। और अपना जो दिमाग है, अपना इंटेलेक्ट है, अपनी क्रिएटिविटी होती है, वो यूज़ करनी नहीं होती है। यहाँ उसको उतना स्कोप नहीं है। लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, एक मैकेनिज़्म होता है, एक आर्टिफिशियलिटी होती है। तो वहाँ कंट्रोल होता है। किसका होता है? नियमों का, वो रूल्स का। उन रूल्स को हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। बावजूद इसके हमारे पास दूसरी एक प्रोसेस है। वो क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन। इस प्रोसेस में हमने क्या करना है? लैंग्वेज सीखना नहीं है। लैंग्वेज लर्निंग में लैंग्वेज सीखना होती थी, यहाँ लैंग्वेज सीखना नहीं है। हमें यहाँ लैंग्वेज एक्वायर करनी है। इसका मतलब हमें वो लैंग्वेज अपनानी है। कैसे अपनानी है? रूल्स के थ्रू नहीं, प्रैक्टिस के थ्रू। रूल्स को तो फॉलो करना है, मगर रूल्स को तोड़ते हुए फॉलो करना है। तोड़ते हुए या कुछ भी, जोड़ते हुए भी, तोड़ते हुए भी, फॉलो करते हुए भी, मगर प्रैक्टिस करनी है और अपना जो मैसेज है वो कन्वे करना है। और उनमें मतलब जो कन्वर्सेशन होना है, कम्युनिकेशन होना है, वो ज़्यादा मायने रखता है, बावजूद इसके कि रूल्स को फॉलो आप कर रहे हैं या नहीं है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या है? पूरी तरह से हम लैंग्वेज को अपनाते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं। तो ये एक फंडामेंटल बेसिक फ़र्क होता है दोनों प्रोसेसेस में। अभी क्या हो गया है कि ग्लोबल लैंग्वेज के नाम पे इंग्लिश आगे आई है, और थ्रू आउट द वर्ल्ड इंग्लिश हैज़ बिकम डोमिनेंट लैंग्वेज इन कंपैरिजन विद अदर्स। तो क्या हो गया है कि सब तरफ इंग्लिश को पूजा जा रहा है। इसलिए हमारी लैंग्वेज इंग्लिश हो या ना हो, हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यहाँ सीखने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा कहा है। मैंने यहाँ ऐसा नहीं कहा है कि इंग्लिश को हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा है। तो क्या बात है कि लोग सीखते क्यों हैं ग्लोबल लैंग्वेज? लोग ऐसी कोशिश क्यों करते हैं कि हमें सीखनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए, वो हमें आनी चाहिए, ऐसे हम क्यों कहते हैं? तो इसके बारे में जो कुछ है वो बाद में देखेंगे। तो अभी क्या है कि ग्लोबल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। और वो इंग्लिश भाषा हमारी हो या ना हो, हम उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके हम कहते हैं कि मुझे सीखना है। ये फ़र्क है। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड, मैंने अभी जैसे कहा, ये प्रॉब्लम बन के रहा है कि हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, एक्वायर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये हमें दिक्कतों का सामना करने के लिए बाध्य कर रहा है। तो क्यों हम सीखना चाहते हैं? ये जो इंग्लिश भाषा है, अंग्रेज़ी भाषा है, वो क्यों सीखना चाहते हैं? क्योंकि दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ग्लोब। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड, wherever we have international organizations, the communication is made through English. And what variety of English is used? That variety of English is of the dominant country. For example, अमेरिका में जो इंग्लिश यूज़ की जाती है, वो इंग्लिश सब तरफ यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। अब समझो कोई एक देश है, न्यूजीलैंड है या कनाडा है या ब्रिटेन है
या ऑस्ट्रेलिया है, उनके प्रतिनिधि, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में जिस कंट्री से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स है, समझो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स ज़्यादा है, तो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स जो इंग्लिश यूज़ करते हैं, जो इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, वो इंग्लिश बाकी सबको भी बाध्य करती है यूज़ करने के लिए। तो वहाँ क्या हो गया, अमेरिकन इंग्लिश का एक प्रिविलेज हो गया। तो ऐसा कह सकते हैं कि इंग्लिश ऑल्सो हैज़ वैराइटीज़ लाइक हिंदी एक ही भाषा नहीं है, उसमें वैराइटीज़ है। हिंदी के कुछ सब प्रकार उप प्रकार भी है। यहाँ महाराष्ट्र में मराठी भी एक ही वैरायटी नहीं है, मराठी के भी कुछ वैराइटीज़ है। हम अगर पुणे के रीजन में, पुणे के भाग में गए, पूना के आसपास जो मराठी बोली जाती है वो पूना के क्षेत्र में बोली जाने वाली मराठी अलग है और विदर्भ में बोली जाने वाली मराठी अलग है। वैसे ही इंग्लिश भी दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में बोली जाती है, मगर वो अलग वैरायटी है, उनकी अलग एक पहचान है, उनके इंग्लिश की एक अलग पहचान है। तो हमें ऐसा अगर लगता है कि टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी हैव टू लर्न इंग्लिश, देन which variety of English we have to learn, that is the basic question. तो उस क्वेश्चन को हम आंसर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि हमें क्या करना है, इंटरनेशनल मार्केट में शामिल होना है। तो इंटरनेशनल मार्केट में कौन सी भाषा यूज़ की जाती है, तो वो है इंग्लिश, और वो भी अमेरिकन इंग्लिश। तो हमने क्या करना है, तो अमेरिकन इंग्लिश को सीखना है हमें, हम ऐसे कहते हैं। तो हम ऐसे कहते हैं सीखने के लिए, हम अपनाने के लिए नहीं कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम बन सकती है या बन चुकी होती है अब तक। इसके पहले कि हम आगे जाए, हमने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस पे कुछ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ये ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो ये एक प्रक्रिया है जो जागतिक स्तर पर चलती है। उसमें बेसिकली मूलतः उसमें दुनिया भर के लोग व्यापार करते हैं और उनके जो शासन है वो अपने आप में कुछ कम्युनिकेशन अंतर्क्रिया करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अमेरिका के हैं या भारत के हैं या ब्रिटेन के हैं, ऐसा न कहते हुए वो दुनिया के लिए कुछ ट्रेड करते हैं या खुद को दुनिया का एक एंटिटी मानते हुए, एक एकक मानते हुए वो अपना व्यापार, अपना वहाँ का प्रशासन चलाते हैं। इसलिए उस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, वैश्विकीकरण या जागतिकीकरण कहा जाता है। तो इस जागतिकीकरण में क्या होता है, तो अगर सब ने मान लिया कि एक ही प्रोसेस है, सब ने मान लिया कि हम एक है, सब ने मान लिया कि हमारी लैंग्वेज एक है या हम एक ही भाषा में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो हो सकता है कि हम एक विलेज में रह रहे हैं, यातायात के साधन भी बहुत हो चुके हैं, तो हमारी डेवलपमेंट ज़्यादा होने की वजह से यातायात के साधन तो बहुत आ चुके हैं। हो सकता है कि हम बहुत नज़दीक आए हैं और हो भी गया है। ऐसे माना जाता था पहले कि शहरों में एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते हैं लोग, एक दूसरे के साथ रहते हुए भी वो दूर होते हैं, और गांव में एक ही गांव भर के लोग एक घर में रह रहे हैं ऐसा लगता था। अब सब तरफ, तकरीबन सब तरफ ऐसे ही माहौल हो गया है, शहरी जो वातावरण है वो गांव में भी आ गया है। पर पहले के गांव के बारे में ऐसा कहा जाता था कि पूरा गांव एक परिवार के जैसा रहता है, पूरे गांव को एक दूसरे की खबर होती थी। कुछ भी अगर गांव में किसी भी कोने में अगर कुछ होता है तो गांव भर में वो बात तभी की तभी फैल जाती थी। तो यहाँ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में भी वैसा ही हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो उन प्रोसेसेस में कोई भी बंदा किसी भी कोने से, दुनिया के किसी भी कोने से, कहीं से भी भाग ले सकता है या अपनी
अपना कुछ कहना उस पर बोल सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है। तो ये एक मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया के ऊपर ये ऐसा एक परिणाम हो चुका है। तो इसमें अब हम कह सकते हैं, मतलब कोई स्कॉलर्स ऐसे कह रहे हैं कि वी हैव इंग्लिश एज ग्लोबल लैंग्वेज बट दैट इज़ गिफ्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन जो था 20वीं सदी के पहले हाफ में, पहले आधे हिस्से में, तो मतलब वहाँ तक 20वीं सदी के पहले आधे हिस्से तक कॉलोनाइजेशन था। तो उसकी गिफ्ट है दुनिया को इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो गिफ्ट है क्या, तो उस पर क्वेश्चन मार्क है। तो गिफ्ट अगर हम मानते हैं तो क्यों गिफ्ट है? क्योंकि ब्रिटिश रूल थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट इज़ सेड दैट द सन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वुड नॉट सेट थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो इनका ब्रिटिशों का जो एम्पायर था वो थ्रू आउट द वर्ल्ड था, इसलिए उनके एम्पायर का सूरज कहीं भी ढलता नहीं था, ऐसे कहा जाता है। और जहाँ जहाँ वो गए वहाँ वहाँ अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो उन्होंने प्रस्थापित करने की कोशिश की, और बहुत बड़ी हद तक वो उसमें कामयाब रह चुके हैं। इसलिए वो खुद को डेवलप्ड साबित करते थे और बोलते थे कि हम क्यों डेवलप्ड है, हम क्यों सिविलाइज्ड है, तो हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है इसलिए हम डेवलप्ड है। और अगर आपको सिविलाइज होना है, डेवलप करना है, तो आपने क्या करना चाहिए? इंग्लिश सीखनी चाहिए, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, तो आप डेवलप कर सकते हो, खुद को डेवलप कर सकते हो, डेवलपमेंट आपके देश में भी ला सकते हो। तो ऐसे करके भी मतलब इसके साथ और कुछ प्रोसेसेस थी और कुछ वेज थे इंग्लिश भाषा को सबके जहन में उतारने के लिए। तो इसको बोलते हैं हेजेमोनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। तो मतलब हेजेमोनाइज का मतलब ऐसा है कि हमने कुछ कहना है और जिनको कहना है उन्होंने मान लेना चाहिए, खुद से मान लेना चाहिए, राज़ी होके। मतलब रजामंदी के साथ अगर किसी को हम सहमति बनाने के लिए बाध्य बनाते हैं तो उसको हेजेमोनाइजेशन कहा जाता है। और कॉलोनाइजेशन प्रोसेस में कॉलोनाइज़र लोगों ने कॉलोनाइज्ड लोगों को ऐसे हेजेमोनाइज किया था, इसलिए लोगों ने मान लिया था कि हमें इंग्लिश आती नहीं है, इसलिए हम इन्फीरियर है और हमें इंग्लिश आनी चाहिए, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो हेजेमोनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज ऐसे भी होता था। और इंग्लिश ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है ब्रिटिश लोगों का रूल यहाँ प्रस्थापित होने के लिए। अब हो क्या गया है कि सब लोगों को डेवलप करना है, सब लोगों को विकसित होना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, नौकरियां कमानी है, सैलरी कमानी है। तो वो लोग क्या करना चाहते हैं? तो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मगर इंग्लिश सीखने के लिए उसके भी कुछ, मतलब वो भी लैंग्वेज है इसलिए उसके भी कुछ रूल्स हैं, उसके भी कुछ मैकेनिज़म्स हैं। तो वो मैकेनिज़म्स हमें आनी चाहिए। और लैंग्वेज इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू बी लर्नड बट प्रैक्टिस्ड और परफॉर्म्ड। तो हमें उस लैंग्वेज में परफॉर्म करना चाहिए, ना कि वो लैंग्वेज सिर्फ लर्न करनी चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया है, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि वो कंट्रोवर्सी कौन सी है? तो हम मतलब दुनिया भर के लोग लैंग्वेज लर्न करने की सोच रहे हैं, वो एक्वायर करने की सोच नहीं रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि वो एक्वायर होती नहीं है और हम अच्छी तरीके से, मतलब अमेरिकन लोगों के समान हम इंग्लिश को यूज़ नहीं कर सकते, ब्रिटिश लोगों के समान हम इंग्लिश यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हमें मन ही मन इन्फीरियर फील होता है। इसको कहते हैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और ये कहाँ से क्रिएट होता है? या वहाँ से क्रिएट होता है कि हमें लगता है कि अरे आई एम नॉट फ्लुएंट एट इंग्लिश सो दैट आई एम इन्फीरियर। सो व्हाट शुड आई डू? आई शुड डू वॉट एवर दैट इज़ लायबल फॉर मी। मैंने क्या करना चाहिए? तो जिसके लिए मेरी एलिजिबिलिटी है, जिसके लिए मेरी कैपेबिलिटी है, वही मैंने करना चाहिए। और जिसके लिए मेरी
एलिजिबिलिटी नहीं है वो मैंने नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हम कुछ कहते हैं और ख़ुद को ही कम, वीक, सबऑर्डिनेट मान के चलते हैं और इसी से हेजेमोनाइजेशन होता है और इसी से जो डोमिनेंस है लोगों का, जो प्रिविलेज है वो मेंटेन होता है थ्रू आउट द जनरेशंस। इसी को कहते हैं कि मतलब ऐसे कहा जाता है, हिस्टोरियंस कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने गन पॉइंट पे वर्ल्ड को रूल नहीं किया है, तो इंग्लिश के बलबूते पर वर्ल्ड को रूल किया है। तो ये बड़ी हद तक सच साबित हो चुका है। अब हम उसको थोड़ा बाजू में रख के आते हैं लैंग्वेज की तरफ। लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वन और मोर पीपल। हम खुद से भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं और वो क्या है? लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। तो लैंग्वेज माध्यम है, साध्य नहीं है। साधन है, साध्य नहीं है। लैंग्वेज के कुछ प्रकार होते हैं। वो प्रकार क्या होते हैं? फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। मतलब 1964 में जो कोठारी आयोग आया एजुकेशन पे इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि 3 लैंग्वेज फार्मूला हम फॉलो करेंगे, अपनाएंगे। वो 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या था, मैं ब्रीफ में बताने की कोशिश करूँगा। तो लैंग्वेज 1 कौन सी है? वो लैंग्वेज 1 मदर टंग हो सकती है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हो सकती है। तो फर्स्ट लैंग्वेज को हम मदर टंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, हम सब मानते भी हैं कि हमारा पहला गुरु कौन होता है? तो हमारी माता जी होती है। तो हमारी माता जी क्या करती है? हमें बैठना, उठना, चलना सिखाती है, उसके साथ हमें भाषा भी सिखाती है। तो हमें भाषा सिखाने वाली माँ ऐसे कहा जाता है, मगर अकेली माँ नहीं होती है, हमारा आजू बाजू वाला परिसर होता है। तो आजू बाजू वाले परिसर में हम जो भाषा सीखते हैं उसको फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं या मदर टंग भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो अटैचमेंट है, ज़्यादा अटैचमेंट वो मदर के साथ होता है, इसलिए फर्स्ट लैंग्वेज को मदर टंग भी कहते हैं। मतलब ऐसे भी है ना, किसी की अगर मदर नहीं है तो वो भाषा नहीं सीखेगा, ऐसे थोड़ी है। तो आजू बाजू वाला जो परिसर है वो परिसर उसको सिखा ही देगा। तो वो लैंग्वेज है फर्स्ट लैंग्वेज। अब उस दौर में हमारी माताजी, ऐसा है क्या कि हमारी माताजी ने कोई बुक लिया और बुक को पढ़ लिया, रट लिया और फिर हमें समझाने लगी कि बेटा, हम 2 साल के होते हैं, 1.5-2 साल के, और उस वक्त हमें वो पढ़ाने लगी कि बेटा ये नाउन होता है, इसको नाम कहते हैं, बेटा ये प्रोनाउन होता है, बेटा ये क्रिया होती है, वर्ब होता है, ये विशेषण होता है। और हमने अगर पानी को पा बोल दिया तो वो ऐसे थोड़ी कहेगी कि बेटा इसको पानी बोलते हैं, पा नहीं, पा का मतलब अलग होता है, तो तुमने गलती कर दी तो तुमको सज़ा मिलेगी, मतलब आपको तुमको पानी नहीं मिलेगा। या हम खाना खाने के लिए अगर ताता बोलते हैं या कुछ भी बोल देते हैं तो माँ को समझ में आता है। माँ ऐसे डांटते नहीं है, पनिशमेंट देते नहीं है, सज़ा नहीं करती है, तो वो समझ लेती है। तो क्या है? वो लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है माँ और वो बच्चे के बीच तैयार हुई एक लैंग्वेज है। तो फिर हम समाज की भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सीखते हैं। ऐसे लैंग्वेज की वैरायटीज़ तैयार होती हैं। ये होती है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज। अब फर्स्ट लैंग्वेज तो मतलब दुनिया भर में ऐसा कहा जाता है कि 6 से 7 हज़ार लैंग्वेजेस है लोगों की जो बोली जाती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है मगर कम नहीं। तो वो क्या है? फर्स्ट लैंग्वेजेस है। अब आते हैं हम सेकंड लैंग्वेज पे। सेकंड लैंग्वेज कौन सी होती है? हम मतलब जिस परिसर में रहते हैं उसकी भाषा जो है वो होती है हमारी मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज। और ब्रॉडर परिसर में, बड़े परिसर में हम अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए अगर हम अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो हो गई हमारी सेकंड लैंग्वेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर महाराष्ट्र का हूँ तो मेरी मराठी भाषा, मेरी मातृभाषा मराठी हो गई और हिंदी मेरे लिए नेशनल लैंग्वेज, मतलब हिंदी जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, सबकी नेशनल लैंग्वेज है हिंदुस्तानी लोगों की, तो मेरे लिए सेकंड लैंग्वेज हो गई। क्योंकि हिंदी कैन बी कॉल्ड एज वन ऑफ द लिंक लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो मुझे इंडिया में कहीं भी कन्वर्स करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो हिंदी में कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। तो मेरे लिए वो क्या हो गई? सेकंड लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज क्या है? तो थर्ड लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो इंडिया के बाहर
भारत के बाहर भी कम्युनिकेट करना है तो वो लैंग्वेज में मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो उस भाषा को, जागतिक भाषा को थर्ड लैंग्वेज कहा गया है। इसका मतलब एक मदर टंग जो हम परिसर में यूज़ करते हैं, दूसरी सेकंड लैंग्वेज जो थ्रू आउट आवर नेशन यूज़ की जाती है, और थर्ड लैंग्वेज जो थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ की जाती है, उसको थर्ड लैंग्वेज कहते हैं। जो थर्ड लैंग्वेज है उसके बारे में, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज में जो सीमा रेखा है उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि किसी किसी बंदे को कहीं कहीं प्रदेश में, कहीं कहीं विभागों में फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज एक ही होती है। तो उन्होंने क्या करना चाहिए? से फॉर एग्जांपल हिंदी इज़ इंडियन नेशनल लैंग्वेज, तो फॉर दोज हु हैव हिंदी एज मदर टंग विच कैन बी देयर सेकंड लैंग्वेज, तो उनके लिए क्या है कि फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज एक ही है और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है। तो उनके लिए तो ये अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। तो उनकी सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, ऐसा कोठारी आयोग में भी कहा गया है। तो जिनकी मातृभाषा हिंदी है उनके लिए सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, तो एनी अदर इंडियन लैंग्वेज। एट दैट टाइम आई थिंक 18 languages were scheduled as national languages, and now we have 22 languages as national languages, including Marathi, Kannada, Telugu, Bodo, Hindi। ओके, तो जो ब्लर है सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज में, हम वो हटा देंगे और सेकंड लैंग्वेज को ही हम इंग्लिश लैंग्वेज सबके लिए बना देंगे। तो यहाँ से हम अगर बोलते हैं कि अदर लैंग्वेज या अदर टंग या सेकंड लैंग्वेज, तो इंग्लिश ऐसा ही मानेंगे, और मदर टंग जो हमारी मदर टंग है, ओके, वो चाहे मराठी हो, चाहे कन्नड़ा हो, चाहे तेलुगु हो, या चाहे हिंदी हो, वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हो गई। हमने नेशनल लैंग्वेज को अपनी मदर टंग में ही यूज़ किया है, समाविष्ट किया है, इंक्लूड किया है। तो यहाँ क्या हो गया है, मदर टंग हमारी हो गई और जो अदर टंग है वो इंग्लिश हो गई। तो हमने हिंदी को भी, अपनी नेशनल लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया है अपनी मदर टंग में। ओके, तो मदर टंग इज़ एक्वायर्ड। अब मदर टंग में हमने अगर इंडियन नेशनल लैंग्वेज को इंक्लूड किया है, तो अब देखो, मदर टंग इज़ एक्वायर्ड। इफ मदर टंग इज़ एक्वायर्ड, देन हिंदी ऑल्सो कैन बी एक्वायर्ड। यस, मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल हैव एक्वायर्ड हिंदी, नॉट लर्नड। उन्होंने क्या किया है कि हिंदी की पढ़ाई नहीं की है, हिंदी उन्होंने अपनाई है, पढ़ाई नहीं की। तो ऐसे हो सकता है, इसका मतलब हम अगर अहिंदी होके भी, बगैर हिंदी होके भी हिंदी को नेचुरली अपनी मातृभाषा के जैसे अपना सकते हैं, तो दुनिया की किसी भी भाषा को हम अपना सकते हैं। तो इंग्लिश क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए हमने क्या करना चाहिए, इंग्लिश को अपनाना चाहिए, न कि सीखना चाहिए। वही गलती, बेसिक गलती, फंडामेंटल गलती हम कर बैठते हैं, और फिर हमारा वहीं मतलब प्रॉब्लम खड़ा होता है, दिक्कत खड़ी होती है, और हम वहाँ फेल होते हैं। तो अब हम लास्ट पार्ट की तरफ आ गए हैं कि what is difference between acquisition of language and learning of language। तो मैंने जैसे कहा कि एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज ये नेचुरल प्रोसेस है, उसके बावजूद लैंग्वेज लर्निंग क्या है, तो आर्टिफिशियल प्रोसेस है। नेचुरल लैंग्वेज में, नेचुरल प्रोसेस में हमें मिस्टेक्स करना अलाउड है, हम करते हैं, नेचुरली हम करते हैं। मराठी में ऐसा कहा जाता है कि माणूस हा चुकीचा पुतळा है। इसका मतलब हिंदी में ऐसा कह सकते हैं कि आदमी गलतियों का भंडार है, या गलतियों का ही एक गलतियों की मूर्ति आदमी है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये नेचुरली है ना। अगर कोई रोबो अगर टाइप करने बैठ गया तो मिस्टेक्स के चांसेस ज़ीरो है, और अगर कोई आदमी बैठ गया तो मिस्टेक्स हो सकती है, ऐसे ही। पर किसने लिखी हुई कविता आपको ज़्यादा भाती है,
आदमी ने, न कि रोबो ने। आ गई बात समझ में? इसलिए नेचुरल जो होता है वही हमें भाता है, वही पसंद होता है। और रोट लर्निंग जो होती है वो हमें ज़्यादा पसंद नहीं होती है, वो अच्छी नहीं होती है। तो नेचुरल लर्निंग जो होती है वो कैसे होती है? वो एटमॉस्फेयर में होती है। ऐसे नहीं है कि हम एक रूम में बैठ गए और 4 किताबें पढ़ लिए और जाकर तालाब में छलांग लगा ली। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तैरना यह एक प्रोसेस है, वो नेचुरल होना चाहिए। उसके लिए हमें पानी में उतरना चाहिए कुछ नियमों के साथ, और उन नियमों को अपने हिसाब से यूज़ करना चाहिए। लर्निंग में ऐसा नहीं होता। लर्निंग में क्या होता है, हम रूल्स को फॉलो करते हैं, और एक्विजिशन में क्या होता है कि हम प्रैक्टिस पे, परफॉर्मेंस पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। अब लैंग्वेज एक्विजिशन अगर करना है, लैंग्वेज एक्चुअली यूज़ करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए? बेसिक ग्रामर जो है वो तो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके साथ हमने बेसिकली क्या करना चाहिए? तो एनरिचिंग ऑफ वोकेबलरी होना चाहिए। मतलब हमारा जो शब्द साठा है, हमारे जो शब्द है, हमें पता है कि इंग्लिश में इसको ऐसा कहा जाता है, इंग्लिश में उसको वैसा कहा जाता है, इंग्लिश में इसको ये कहते हैं और इंग्लिश में उसको वो कहते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। इसको ज़्यादा ध्यान में न लेते हुए लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है कि रूल्स को फॉलो करना होता है, तो वो ज़्यादा मतलब उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। जैसे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक उनका टेक्स्ट है, ब्रोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, या स्पोकन इंग्लिश या ब्रोकन इंग्लिश, ऐसा कुछ है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप ब्रिटेन में भी हो और आपको स्टेशन पे जाना है और आप नॉन इंग्लिश हो, नॉन ब्रिटिश हो, वो तो आपके हाव भाव से, जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से पता ही चलता है, कपड़ों से पता चलता है। तो लैंग्वेज से क्यों छुप जाएगा? अगर आपने सोफिस्टिकेटेड मेथड में अगर किसी को पूछने की कोशिश की, एक्सक्यूज़ मी, आई वांट टू गो टू द रेलवे स्टेशन, प्लीज़ टेल मी हाउ टू गो टू द रेलवे स्टेशन। ऐसे अगर हम कहने को शुरू करते हैं तो अगला पर्सन जो है वो तभी भाग खड़ा होगा। बावजूद इसके हमने क्या करना चाहिए? रेलवे स्टेशन, विच वे? अब इसमें कहाँ स्ट्रक्चर आया, कहाँ रूल्स आए, नियम आए? तो वो जो अगला पर्सन है वो फटाक से हमें बता देगा कि अरे हाँ, वो समझ जाएगा ये नॉन ब्रिटिश है, और वो फटाक से हमें बता देगा ऐसा ऐसा जाओ, गो स्ट्रेट, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, लाइक दैट, और हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ कम्युनिकेशन ज़्यादा महत्व रखता है, न कि रूल्स। हमने क्या करना चाहिए फिर? हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस पे, कन्वर्सेशन पे, मैसेज पे, फीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वही तो होता है ना। पर लैंग्वेज लर्निंग में ये नहीं होता, इसलिए वो हमें रोट लर्निंग लगती है, वो ज़्यादा बोर लगती है। हमें लैंग्वेज लर्निंग में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, बट लैंग्वेज एक्विजिशन में ज़्यादा मज़ा आता है। आ गई बात समझ में? तो ये था फंडामेंटल डिफरेंशिएशन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो अगले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ ये करेंगे, हम कुछ ऐसे ही लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन पे बात करने की कोशिश करेंगे, अगर हो सकता है तो, या इसी के रिलेटेड जो बातें होती है उन बातों को लेकर हम अगला वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और इस बार ज़रा देर हो गई, अगली बार जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।